हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस यानी कि महत्वपूर्ण अंतर जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसके बाद भी हम आपको पार्ट 2 प्रोवाइड कराएंगे, उसमें भी हम 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखेंगे। यानी आपको कम से कम 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। और यदि आप इन डिफरेंस को तैयार कर लेते तो डेफिनेट रूप से कई सारे यहां से अंतर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सबसे पहला डिफरेंस है आज की इस वीडियो में वो है लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु में अंतर। और बेसिकली लघु बीजाणुधानी क्या होती है, गुरु बीजाणुधानी, इसके मध्य हम अंतर समझेंगे। तो देखिए लघु बीजाणुधानी जिसको कि हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं और गुरु बीजाणुधानी जिसको कि हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो किसी भी जब आप पराग कोश की संरचना को देखते हैं तो पराग कोश के अंदर ही आपको पता है कि परागधानी जिसको कि हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के एक पराग कोश के अंदर आप देखे हैं कि जैसे 2 कोष्ठ होते हैं, उन 2 कोष्ठों में आप देखे होंगे कि 4 लघु बीजाणुधानी होती है और उन लघु बीजाणुधानियों के अंदर ही लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें पराग कोश में जो परागपुट होते हैं उनके विकास के समय लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आप समझेंगे कि जो लघु बीजाणु अथवा परागकण होते हैं ये लघु बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं। वहीं गुरु बीजाणुधानी की यदि हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि मेगा स्पोर का निर्माण होगा, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया में बीजांड के अंदर जो गुरु बीजाणु होते हैं, गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जिसमें से सक्रिय केवल एक ही होता है बेसिकली। अब देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है कि परागपुट में अनेक लघु बीजाणुधानी जो होते हैं अर्थात लघु बीजाणु जो है वो मात्र कोशिकाएं बनाती है और प्रत्येक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या अधिक होती है। वही यदि बात करें गुरु बीजाणुधानी की तो देखिए एक बीजांड में केवल एक ही गुरु बीजाणु कोशिका होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से केवल 4 ही गुरु बीजाणु बनते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा डिफरेंस हुआ। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि इसमें सभी लघु बीजाणु जो होते हैं वो कार्यशील होते हैं, मतलब जितने लघु बीजाणु बनेंगे लघु बीजाणुधानी के अंदर सभी के सभी क्या होते हैं, सक्रिय यानी कि क्रियाशील होते हैं। वहीं यदि बात करते हैं गुरु बीजाणुधानी की तो देखिए इसमें 3 निष्क्रिय तथा केवल एक ही कार्यशील गुरु बीजाणु बनता है। तो टोटल जो 4 गुरु बीजाणु बने हैं उसमें से 3 तो निष्क्रिय हो जाते हैं, केवल एक ही गुरु बीजाणु जो है सक्रिय अवस्था में होता है। दूसरा डिफरेंस है जीनोटाइप व फिनोटाइप में अंतर। देखिए जीनोटाइप की यदि हम बात करते हैं यानी इसको हम जीन प्रारूप कहते हैं हिंदी में, वहीं फिनोटाइप को हम लक्षण प्रारूप भी कहते हैं। जीनोटाइप आप समझेंगे तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जीनोटाइप मतलब जीनों का संगठन। तो जीनोटाइप किसी भी जीन के संगठन को व्यक्त करता है। कोई भी जीव है उसके अंदर जो लक्षण है उनके जो जीनों का संगठन है उनको व्यक्त करता है जीनोटाइप। फिनोटाइप की यदि हम बात करते हैं तो यह जीवों के आकार, रंग, रूप यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो लक्षण प्रारूप है वो किसी भी जीव के अंदर उपस्थित बाह्य लक्षणों जैसे आकार, आकृति, रंग आदि को प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या है इनमें कि जो जीनोटाइप होता है इसका लक्षण समान होता है यदि उसे किसी प्रकार के कारक प्रभावित न करें। यदि जीनों का कोई संगठन है, अब उसको यदि कोई भी कारक प्रभावित नहीं करते हैं तो उनके संगठन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। वहीं फिनोटाइप की यदि हम बात करते हैं तो ये भले ही एक समान दिखें लेकिन इनका जो जीनिक संगठन है वो अलग अलग हो सकता है। देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि लक्षण प्रारूप जो है देखने में भले ही एक समान हो, उनका जीन देखने में भले ही एक समान हो लेकिन उनका जो लक्षण प्रारूप है वो अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें आप पाएंगे कि ये भले ही एक समान दिखें लेकिन इनका जो जीनिक संगठन है वो अलग अलग हो सकता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे आप जब आपस में 2 पेरेंट सेल के बीच क्रॉस कराएंगे तो पेरेंट सेल के अंदर जो उपस्थित जीनों का संगठन है, जैसे मान लीजिए आपने लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में तो लाल पौधे ही दिखाई देंगे क्योंकि प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं F1 पीढ़ी में। तो सेम आप पाएंगे कि F1 पीढ़ी में भी लाल पौधे प्राप्त होते हैं और आप पाएंगे कि पेरेंट्स में भी क्या है, लाल पौधे हैं। लेकिन आप पाएंगे कि दोनों में क्या हो जाता है, जो जीन का संगठन है वो अलग अलग हो जाता है। अगला डिफरेंस देखिए कि इनका जो स्थापन होता है
इनकी स्थापना पूर्व के गुणों के आधार पर होती है। तो इनकी जो स्थापना होती है वो पूर्व के जो पहले के गुण होते हैं उन गुणों के आधार पर की जाती है। वहीं यदि हम बात करते हैं फिनोटाइप की, तो इनका जो ऊपरी रूप होता है वही इनका प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो इनका बाहरी रंग रूप होता है वही इनका मेन व्यक्त होता है, मेन प्रतिनिधित्व करता है शरीर का। तो पूरी की पूरी जो बॉडी की ऊपरी पार्ट होता है वही इनके शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, वो है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर। देखिए शुक्राणु जनन को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, वहीं अंडाणु जनन को हम कहते हैं oogenesis। शुक्राणु जनन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए शुक्राणु जनन बेसिकली यह वृषण में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है यह वृषण के अंदर होती है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अर्थात शुक्राणु जनन जो है वृषण के अंदर होने वाली एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरे साइड यदि हम अंडाणु जनन देखें तो सेम इसका अपोजिट है। अंडाणु जनन जो है अंडाशय में होगी यह प्रक्रिया और इसके द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर के शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणुओं का यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है, वहीं अंडाणु जनन की प्रक्रिया में अंडाणुओं का यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होता है। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि इसमें एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। यदि आप शुक्राणु जनन में देखेंगे तो एक जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनता है यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उससे 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। लेकिन यदि हम oogenesis या अंड जनन की बात करते हैं तो इसमें एक प्राथमिक oocyte से एक ही अंडाणु बनता है। तो यह चीज आपको याद रखना, यह काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इसमें एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, वहीं अंडाणु जनन में आप पाएंगे कि इसमें एक प्राथमिक oocyte से एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि इसमें जो है ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी नहीं बनते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से पोलर बॉडी यानी कि ध्रुव काय का निर्माण नहीं होता है। वहीं यदि हम बात करते हैं अंडाणु जनन की तो इसमें ध्रुवीय काय यानी कि पोलर बॉडी बनते हैं। चौथा और आखिरी डिफरेंस क्या है इनमें कि देखिए इसमें अपेक्षाकृत बहुत कम समय लगता है। जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है इसमें कम समय लगता है और अधिक शुक्राणु बनते हैं, लेकिन जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है इसमें अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगता है और एक बार के अंडाणु जनन में एक ही ओवम का निर्माण होता है यानी कि फॉर्मेशन होता है। तो तीसरा अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो चौथा अंतर है वो है स्वपरागण व परपरागण के मध्य अंतर। देखिए स्वपरागण जिसको कि हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, वहीं परपरागण जिसको कि हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यदि हम बात करते हैं स्वपरागण की तो बेसिकली यह परागण जो है किसी एक ही पौधे के 2 पुष्पों के मध्य या उसी पुष्पों के मध्य होने वाली प्रक्रिया होती है। देखिए यह एक ही पौधे के नर व मादा पुष्पों के बीच होती है, अर्थात पौधा एक ही रहेगा, उसके नर व मादा पुष्पों के बीच आपस में यह परागण होता है। वहीं परपरागण की यदि हम बात करते हैं तो यह परागण बेसिकली एक ही जाति के 2 पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होते हैं। यानी यहां पे पौधे कितने रहेंगे, 2 अलग अलग प्रकार के पौधे रहेंगे जिनके नर एवं मादा पुष्पों के बीच आपस में परागण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परपरागण। दूसरा डिफरेंस क्या है देखिए कि इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है। मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट डिफरेंस है कि जो स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। यदि पौधे द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअली नहीं है तो उनमें किसी प्रकार से स्वपरागण नहीं हो सकता है। और परपरागण के लिए यदि आप देखेंगे तो इसके लिए पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब पौधे एक लिंगी होते हैं तभी तो आपस में 2 पौधों की आवश्यकता पड़ती है, एक नर व एक मादा। तो इस प्रकार से जो परपरागण होता है इसमें किसी प्रकार से पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं होता है। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि स्वपरागण के लिए पौधों का आकर्षक बड़ा होना, इसके अलावा सुंदर एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा वहीं यदि हम परपरागण के लिए देखें तो इसके लिए पौधों का आकर्षक बड़ा, सुंदर एवं मकरंद युक्त होना चाहिए। क्योंकि इनके ओर कीट आकर्षित होंगे। जब ये सुगंध युक्त होंगे, ये आकर्षक होंगे, तभी तो कीट इनकी ओर आकर्षित होंगे और फिर कीट जब इनके ऊपर बैठेंगे तो परागकण या पोलन ग्रैंड कीटों के ऊपर चिपक जाएंगे और फिर जब कीट जाके दूसरे पौधे के पुष्पों में बैठेंगे तो वहां पे वो परागकण गिर जाएंगे और इस प्रकार से परागण की क्रिया हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, परपरागण कहेंगे। तो यहां पे आपने क्या देखा कि जब स्वपरागण है तो इसके लिए किसी प्रकार से पुष्पों का
आकर्षक, बड़ा एवं सुंदर या मकरंद युक्त होने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं यदि हम बात करते हैं परपरागण की, तो इसके लिए पौधों का आकर्षक, बड़ा, सुंदर एवं मकरंद युक्त होना चाहिए। चौथा और आखिरी डिफरेंस क्या है, देखिए कि इसके लिए कम पराग कणों की आवश्यकता होती है। जो स्वपरागण होता है इसके लिए कम पराग कणों की आवश्यकता होती है। वहीं यदि हम बात करते हैं परपरागण के लिए, तो इसके लिए अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो परागण होगा वो दूसरे पौधों के मध्य होगा, अर्थात आप कह सकते हैं कि एक पौधे से जब दूसरे पौधों में पराग कण जाएंगे तो बहुत सारे पराग कणों की तो क्षतियां हानि हो जाएगी, जिस कारण से इसके लिए अधिक मात्रा में पराग कणों की यानी कि पोलन ग्रैन की या लघु बीजाणु की आवश्यकता होती है। पांचवा और आखिरी डिफरेंस देखिए क्या है कि एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री बीज में अंतर, यानी मोनोकार्ड सीड और डाइकार्ड सीड के मध्य अंतर देखेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं एक बीजपत्री बीज की, तो ये एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जब एक बीजपत्री बीज है तो यह एक बीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है। वहीं द्विबीजपत्री बीज की यदि हम बात करेंगे तो यह केवल और केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि इसमें एक ही बीज पत्र होता है। आप मोनोकार्ड सीड में देखेंगे कि जब आप किसी भी बीज को बोएंगे तो जब वो जर्मिनेट होगा तो उसमें आपको केवल एक ही बीज पत्र नजर आता है। वहीं डाइकार्ड बीज में आपको दो बीज पत्र नजर आते हैं, तो इसमें दो बीज पत्र होते हैं। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि इनमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं बेसिकली भ्रूण पोष में संचित रहते हैं। तो ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं किसी प्रकार से मोनोकार्ड सीड के अंदर ये भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म में ही संचित रहते हैं। वहीं यदि द्विबीजपत्री बीज की यदि हम बात करते हैं तो इनमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं बीजों के अंदर वो या तो बीज पत्र में होंगे या तो भ्रूण पोष में संचित होते हैं। मोनोकार्ड में आपको याद रखना है कि केवल और केवल भ्रूण पोष में ही संचित रहते हैं, लेकिन डाइकार्ड सीड में आप देखेंगे कि जो खाद्य पदार्थ होता है वो या तो बीज पत्र में भी हो सकता है और भ्रूण पोष में तो होता ही है। चौथा और आखिरी डिफरेंस क्या है इनमें कि देखिए इनमें जो एल्यूरान परत है वो पाई जाती है और इनमें किसी प्रकार से एल्यूरान नामक जो परत है वो नहीं पाई जाती है। तो देखिए यहां पे आपने आज की इस वीडियो में 5 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस देखे हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको पुनः से 5 नए डिफरेंस वहां पे कराएंगे जो कि काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि चैनल पर नए हैं तो। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।